हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखिए आपके सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास का पार्ट है उसका एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई नो काफ़ी टाइम हो चुका है जिससे आपके इस सब्जेक्ट की जो स्टडी है काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, लेकिन आज हम कंटिन्यू इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप आप भी अच्छे से इसको समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि जो 1000 वर्षों से 1000 जो 700 जो ईस्वी से लगभग कह सकते हैं हम 1800 ईस्वी के दौरान जो जो परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, जो जो राज्य राजधानियाँ हुई हैं, जो परिवर्तन हुए हैं हमारे भारत में, हिंदुस्तान में, तो उनके बारे में, उनके राजनीतिक आर्थिक जीवन सामाजिक जीवन जो जो अभी तक चेंजेस होते आ रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, इतिहास होता है। हम इतिहास हम किसको कहते हैं, जो बीते हुए समय में जो घटनाएं हो चुकी हैं, जो समा बीत चुका है उसे हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले दो नक्शे दिए गए हैं, देखिए दो मानचित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से एक मानचित्र जो है वो अरब भूगोलवेता अल इद्रिसी जो है, अरब के भूगोलवेता है अल इद्रिसी, इन्होंने प्रस्तुत किया है, जिन्होंने बनाया है 1154 ईस्वी में इसको बनाया था, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले एक दुनिया का नक्शा प्रस्तुत किया था, इसके बाद ही एक फ्रांसीसी मानचित्र जो थे, इन्होंने 1720 में एक नक्शा प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने 1154 में अल इद्रिसी ने किया था। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। भारत की जो स्थिति दिखाई गई है दोनों नक्शों में बहुत ज़्यादा अलग अलग है। देखिए एक बार आप मानचित्र में देख लीजिए, ये देखिए ये वाला जो मानचित्र है ये अल इद्रिसी ने दिया था 1154 ईस्वी में, और ये 1720 में। तो इन देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ये वाला नक्शा है, इसमें भारत की स्थिति है, आपको ऐसे देखने से तो पता ही नहीं चलती कि भारत की स्थिति कहाँ है। इसमें जो भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, इसको उल्टा दिखाया गया है। जहाँ पे आज हम नॉर्थ उत्तर को देखते हैं वहीं पे किसको दिखाया गया है, दक्षिण को। ये देखिए ये नीचे वाला हिस्सा है, और ये जो श्रीलंका जो हम छोटा सा बनाते हैं ना, ये इसको देखिए कितना बड़ा द्वीप दिखाया गया है। ये नक्शा इन्होंने प्रस्तुत किया, ये उल्टा नक्शा है एक तरह से, जिसे आज हम सीधे रूप में इस तरह देखते हैं। ये फ्रांसीसी जो मानचित्रकार थे, इन्होंने ये नक्शा बनाया, कुछ आज के जैसा ही दिखाई देता है। इसकी जो स्थिति है ये आज की जैसी, आज हम इसी तरह का मैप बनाते हैं। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस है, जहाँ आज हम उत्तर को मानते हैं वहाँ ये दक्षिण को बताया गया। तो ये दो नक्शे जो प्रस्तुत किए गए थे हमारे हिंदुस्तान के लिए। तो देखिए कि 1720 में ये जो मानचित्र बनाया गया था, इन दोनों नक्शों में बहुत ज़्यादा अंतर था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ आज हम उत्तर भारत को ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप जो है ऊपर की तरफ है। जगहों के जो नाम भी है वो भी क्या दिए गए हैं, अरबी भाषा में दिए गए हैं। जगहों के नाम किस भाषा में दिए गए हैं, अरबी भाषा में दिए गया है। इतनी ही महत्वपूर्ण बात एक और है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत ज़्यादा बदल गया था। कि जो इतिहासकार है जब बीते हुए युग के दस्तावेज नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। कि जब इतिहासकार कोई भी नक्शा बनाते हैं तो क्या होता है कि वो किसको ध्यान में रख के बनाते हैं, किस संदर्भ में बनाते हैं। तो जब नक्शा बनाते हैं तो उस समय की जो जो परिस्थितियाँ होती है, ठीक है, उस समय की जो पृष्ठभूमि होती है, राजनीतिक आर्थिक जीवन देखते हुए उस समय के जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उस समय जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, उन सबको उनका लेखन अंकन करके उसके बाद ही वो क्या करते हैं, एक मानचित्र बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब उस समय जो घटित हो रहा है उनकी सूचना एकत्रित करके उस संदर्भ में उस नक्शे का अंकन किया जाता है। नई और पुरानी शब्दावली, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदले हैं तो भाषा के साथ अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। देखो ऐतिहासिक अभिलेख क्या होते हैं कि जो उस समय जो जो सल्तनत या राजा थे, सम्राट थे, राज्य थे, उस समय उन्होंने अपने अपने राज्य में, ठीक है, अपनी ख्याति या अपने बारे में बताने के लिए अपने उस समय जो जो
उनका जीवन, राजनीतिक जो आर्थिक जो जीवन था, प्रशासन था, सबकी उसकी जानकारी देने के लिए उन्होंने क्या किया था, अभिलेख लिखवाए थे। अभिलेख मतलब जो शिलाओं पर, पत्थरों पर उस समय अपने बारे में सूचनाओं का अंकन करवाना, ठीक है। गुफाओं में, शिलाओं पे या मुद्राओं पे, इस तरह से बहुत जो सिक्के वगैरह थे उन सब पे अपना अंकन कराना अपने बारे में, वो सब अभिलेख थे। तो ऐतिहासिक जो अभिलेख है कई तरह की भाषाओं में, मतलब उस समय जो भाषाएं प्रचलित थी उन भाषाओं में लिखवाते थे। ज़्यादातर वहाँ उस समय मोस्टली पाली या संस्कृत है, अरबी भाषा है, इन्हीं भाषाओं में लिखवाए गए हैं। ये भाषाएं समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से बहुत ज़्यादा भिन्न है, कि मध्य युग में जो फारसी भाषा थी वो आधुनिक युग से बहुत ज़्यादा भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं, ठीक है। सिर्फ व्याकरण के संदर्भ में देखें तो नहीं, बल्कि इनके अर्थ भी काफ़ी ज़्यादा बदल गए। अब हिंदुस्तान जैसे शब्द है उसको ही हम ले लेते हैं। हिंदुस्तान जो शब्द है इसका अर्थ हम किस में लेते हैं, राष्ट्र राज्य भारत के रूप में लेते हैं। लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज, जो फारसी के जो इतिहासकार थे मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो उनका आशय क्या था कि पंजाब हरियाणा गंगा जमुना के बीच का जो क्षेत्र था, इलाका था। तो देखो सबसे पहले जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी जो है जो भारत से होती हुई पाकिस्तान में बहती है, तो उत्तर भारत से ही वो पाकिस्तान में जाती है। तो उन्हीं एरिया के आसपास सभ्यताओं का विकास हुआ था, और वो लोग जो थे वो सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाते थे, और उसी के आसपास के एरिया को उन्होंने क्या नाम दिया था, इंडस से हिंदुस्तान नाम हो गया था। तो ये एरिया जो नदियों के आसपास जो सभ्यताएं विकसित हुई, तो मोस्टली कौन कौन सी नदियों, जैसे पंजाब है, ये हरियाणा है, गंगा जमुना के आसपास के क्षेत्र जो थे, तो इन्हीं इलाकों को उनको जानते थे, और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया था, हिंदुस्तान। तो इसमें जो दक्षिण का जो इलाका था उसे ही उन्होंने ये नाम नहीं दिया था। उस समय जो जिस सल्तनत जो थी उनकी आसपास का जो क्षेत्र था उसे ही, जैसे दिल्ली सुल्तान थे उनके अधिकार में जो जो क्षेत्र था उसे ही, उसी के लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, हिंदुस्तान का। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान जो है दक्षिण भारत का समावेश उसमें कभी नहीं हुआ। दक्षिण भारत का जो हिस्सा है उसमें हिंदुस्तान का नाम उसे नहीं दिया गया था। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। कि जब मुगल साम्राज्य था तो बाबर जो थे उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। वो किस लिए किया था, भूगोल, पशु पक्षी और वहाँ के निवासियों की संस्कृति का, क्योंकि जो मुगल थे वो फारसी भाषा, मुस्लिम थे तो फारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का वहाँ पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। ये प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। अमीर खुसरो जो थे कवि थे, उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया था, तो कुछ उसी के समान ये नाम है। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो आज हम जोड़ते हैं, ठीक है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है जो भारतीय ना हो। पहले विदेशी का अर्थ इतना टिपिकल या जटिल नहीं था जितना आज हो गया है। जैसे कि विदेशी, आज हम विदेशी का नाम आते ही हम सोचते हैं कि भाई ये भारत का नहीं है, बाहर का है, ठीक है, जो भारतीय ना हो। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमने आज काफ़ी कुछ समझा है, मानचित्र जैसे आपको दिखाए थे, भारत की स्थिति है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। जैसे कि मध्य युग, अब देखिए आगे देख रहे हैं कि मध्य युग में मानो किसी भी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति है, पहले जो विदेशी शब्द किसके लिए यूज़ होता था कि दूसरे गांव से कोई आदमी आ रहा है तो उसको विदेशी कहते थे। मतलब हमारी संस्कृति का नहीं हो, हमारी जाति का नहीं हो, संस्कृति का, हमारे समाज का नहीं हो, तो विदेशी था। लेकिन आजकल तो भारत, पूरे भारत से चाहे कोई भी आओ उसे नहीं कहते, बल्कि भारत से बाहर जो व्यक्ति आता है, दूसरे देश से जो आता है, दूसरी कंट्री से, उसे हम विदेशी कहते हैं। लेकिन पहले दूसरे गांव से आने जाने वाला व्यक्ति जो समाज संस्कृति अंग नहीं होता उसे विदेशी कहते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी, फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था,
किसी नगरवासी के लिए, मतलब जो सिटी में रह रहे हैं, मान लो नगर में रह रहे हैं उन्हें, और जो जंगल में रह रहा है, तो नगर वालों को वो जंगल में रहने वाला क्या लगता था, विदेशी लगता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। कि हमारे यहाँ मान लो दो किसान हैं एक ही गांव में, लेकिन वो अलग अलग समाज संस्कृति के हैं, लेकिन वो एक ही गांव के हैं, तो वो विदेशी नहीं होते थे एक दूसरे के लिए। अब इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं तो उसकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आज हम जानने जा रहे हैं कि ये इतिहासकार जो है, जो इतिहास है उसके क्या क्या स्रोत जो हैं, हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। कि किसी भी युग का अध्ययन करते हैं तो उसकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग स्रोतों का सहारा लेते हैं। कि किसी भी जगह के बारे में इतिहास जानना होता है वहाँ का, तो वहाँ से जो जो हमें एविडेंस या सबूत या स्रोत मिले हैं, ठीक, तो जानकारी जहाँ जहाँ से प्राप्त, हमें जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है उस किन किन स्रोतों से मिल सकती है, तो सबसे पहले हम उनका सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लास्ट क्लास में, जैसे पिछली जो क्लास है उसमें गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। तो इस पुस्तक में जो 1700 लेके 1750 ईस्वी तक का जो समय था, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि आपका चैप्टर का ही नाम है 1000 वर्षों में कि जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेख, स्थापत्य, भवन कला निर्माण तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। देखो पहले की जानकारियाँ जो है वो हमें इसी तरह से मिलती है कि वहाँ से जो अभिलेख मिले हैं या जो शिलालेख है, शिलाओं पे, पत्थरों पे जो लिखा हुआ है उनके बारे में, सिक्के जो मुद्राएं चलती थी उन पे जो अंकन है, स्थापत्य जो भवन वगैरह जो मंदिर निर्माण किए गए उन पे कुछ लिखा हुआ है, इन जो लिखित जो सामग्री मिली है इन सब से ही हमें उनके बारे में पता चलता है। या जो बुक्स वगैरह लिखी गई हैं तो उनसे हम पढ़ के पता कर सकते हैं कि वहाँ उस समय उनका जीवन कैसा था, कैसी संस्कृति थी, कैसा समाज था, कैसा प्रशासन था, राज्य कैसा था। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ गई है। धीरे धीरे तो देखिए जैसे संख्या बढ़ गई है, जैसे सबसे पहले जो सभ्यताएं विकसित हुई थी उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, जो सिंधी है जैसे, तो उससे जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, उस समय जो मिले हैं हालांकि लिखी हुई, लेकिन वो ऐसी लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लिपिबद्ध नहीं किया जा सका है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे वैदिक सभ्यता जो आई है, वैदिक के बाद में जो मौर्य है, मुगल है, जो भी सभ्यताएं विकसित हुई है, गुप्त वंश है, तो इन सब के जो हमारे पास रिकॉर्ड मिले हैं वो पढ़े गए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी हमें मिल चुकी है। लेकिन इसके बाद जो धीरे धीरे और आगे हैं उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल रही है। इसके लिए आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का धीरे धीरे इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि उन्हें एक जो मेन जो एविडेंस के रूप में सही जो ठोस प्रमाणिक सबूत मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर को इतना ही पढ़ेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग जो मैं क्वेश्चन आंसर्स है, प्रश्न उत्तर है, वो आपको भेज दूँगी और वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।